जो बीजेपी के एक नेता हैं, उनका बयान भी आपने देखा होगा। उन्होंने बोला कि मैं बीफ खाता हूं और मेरे बीफ खाने से पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं है। एक बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो खुलेआम कह रहा है मैं बीफ खाता हूं, लेकिन उसको लेकर कोई बीजेपी का नेता, कोई बजरंग दल, कोई गौ रक्षा दल, कोई ये दल वो दल, कोई नहीं बोलेगा। सब के सब चुप हो जाते हैं। भैया आप लोग बीजेपी के गुलाम हैं क्या, या आपने बीजेपी की गुलामी के आगे सही और गलत को पहचानना बंद कर दिया है? देश की सरकार देश के नौजवानों को सिर्फ एक चीज कह रही है कि भैया आप या तो बजरंग दल ज्वाइन कर लो या आरएसएस ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप मुसलमान के खिलाफ बयान देते रहो, उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहो। बस आप शिक्षा मत मांगो। गृह मंत्री का बेटा जैसा आरएसएस के अंदर क्यों नहीं जाता सुबह सुबह निक्कर पहन के, जरा बताइए ना। शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश से वकालत की पढ़ाई क्यों कर रहा है, वो सुबह सुबह निक्कर पहन के आरएसएस में क्यों नहीं जाता? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी की बेटी आरएसएस में क्यों नहीं जाती? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के और भी तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री, उनके बच्चे आरएसएस में क्यों नहीं जाते? क्योंकि प्रधानमंत्री तो भैया 10 लाख का सूट बूट पहनने वाला आदमी है। ये देश के इंटरनेशनल फकीर है। फकीर बहुत देखे होंगे आपने, ये देश के इंटरनेशनल फकीर हैं। ये ऐसे फकीर हैं जो 10 लाख का सूट पहनने के बाद भी आज तक फकीर के फकीर हैं। गरीब के गरीब माँ के बेटे हैं। भले ही 10 लाख का सूट पहने, सीने से बड़ी कोई छाती नहीं होती और भारत देश से बड़ी, भारतीय से बड़ी कोई जाति नहीं होती। आपके लिए सबसे बड़े गर्व की बात और गौरव की बात है कि आप भारत देश के नागरिक हैं और आप भारतीय हैं। आपको गर्व होना चाहिए और आपको छाती चौड़ी करके कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। जो बीजेपी के एक नेता हैं, उनका बयान भी आपने देखा होगा। उन्होंने बोला कि मैं बीफ खाता हूं और मेरे बीफ खाने से पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं है। एक बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो खुलेआम कह रहा है मैं बीफ खाता हूं, लेकिन उसको लेकर कोई बीजेपी का नेता, कोई बजरंग दल, कोई गौ रक्षा दल, कोई ये दल वो दल, कोई नहीं बोलेगा। सब के सब चुप हो जाते हैं। भैया आप लोग बीजेपी के गुलाम हैं क्या, या आपने बीजेपी की गुलामी के आगे सही और गलत को पहचानना बंद कर दिया है? ना तो आपको बीजेपी की गुलामी के आगे क्या सही और क्या गलत है वो दिखाई देता है, ना आपको ये दिखता है कि जब झोंपड़ी में आग लगा दी जाती है और माँ बेटी जल के मर जाती हैं तब भी आपको नहीं दिखता, जब हाथरस में रातों रात एक बेटी के शव को जला दिया जाता है तब भी आपको नहीं दिखता, जब इस देश के अंदर मटके से पानी पीने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है तब भी आपको नहीं दिखता। आपने अपनी आंखों पर जो काली पट्टी बांध रखी है, ये काली पट्टी एक दिन इस देश का सत्यानाश और सर्वनाश करा देगी। वरना इस काली पट्टी को उतारिए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के नाम पर लड़ना छोड़कर भारत देश की तरक्की, प्रगति और उन्नति के नाम पर लड़िए। भारत देश के तिरंगे के नाम पर लड़िए, भारत देश के गौरव के नाम पर लड़िए और एकजुट होकर, एक साथ होकर भारत देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रगति के रास्ते पर ले जाया जाए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में विचार विमर्श। मेघालय में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, नारे लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन मेघालय की जनता जो है कह रही है मोदी कमल खिलेगी। सबसे पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो झूठ बोलने का काम सबसे पहले करते हैं। कौन व्यक्ति इस देश के अंदर ऐसा है जिसने प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहा हो कि प्रधानमंत्री जी मोदी की कब्र खुदेगी? बताइए किसने कहा है? ये नारे लगते थे। पवन खेरा जी को जो रोका था एयरपोर्ट पे, वहाँ पे ये नारे लग रहे थे। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। नहीं, ये बात कर रहे हैं लोगों की बात कर रहे हैं ना। ये जो ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के नेताओं को रोकने का काम करेंगे तो लोग तो ये बात कहेंगे। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने मेघालय के अंदर खड़े होकर वंशवाद की भी बात करी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वंशवाद को लेकर। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी का बेटा जो बीसीसीआई में बन के बैठा हुआ है, सचिव बन के बैठा हुआ है, वो उनका बेटा है या नहीं है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह, वो है या नहीं है उनका बेटा? जरा ये बताइए। आपकी पार्टी में भी तो बहुत बड़ा वंशवाद चल रहा है, उस वंशवाद को कैसे खत्म करेंगे आप? जरा ये तो बताइए। उस सवाल का जवाब आपके पास है? आपकी पार्टी के अंदर के गृह मंत्री खुद अपने बेटे को बीसीसीआई के अंदर बना के बैठे हुए हैं। जरा बताए कोई कितने साल टैलेंट से गए भाई? कौन से टैलेंट से गए? नहीं, कौन सा एग्जाम क्लियर करके गया है? कितना आईपीएल को कितने देर से सुधार रहे हैं? नहीं, आपने कहा टैलेंट से गया। कौन से टैलेंट से गया है? कौन से टैलेंट से गया? सिर्फ एक ही टैलेंट से गया है कि उनके पिताजी यानी उनके पप्पा इस देश के गृह मंत्री हैं और आपके और हमारे पिताजी नहीं है, इसलिए उनका बेटा जो है वो आज बीसीसीआई में बन के बैठा हुआ है। वरना दूसरे बच्चों को तो प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। दूसरी बात यह कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां पर नई सौगातें लेकर आते हैं। अरे भैया आप एक बात ही कह रहे हैं कि मेघालय के लिए आज तक कुछ नहीं हो पाया, तो आपकी वहां पर सरकार है, आप तो केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र में आप बैठे हुए, आपने क्यों नहीं किया मेघालय के लिए कुछ?
जरा ये बताइए ना, आज जहां पर मेघालय में चुनाव हो, नागालैंड में चुनाव हो, वहां पर आप हर जगह जाके कहते हैं कि हम बेहतर करेंगे। अरे आपने अब तक क्यों नहीं किया? क्या मेघालय भारत देश का हिस्सा नहीं था क्या? तब से आपने क्यों नहीं किया मेघालय के लिए काम, मेघालय के लोगों के लिए काम? बताइए ना। अरे सीएम और पीएम का काम में फर्क होता है ना भाई जी? साहब, तो सीएम तो किसी और का था ना, सीएम और पीएम का फर्क होता है। अरे भैया एक बात आप मुझे अरे बताइए, भाई- प्रधानमंत्री तो देश के हैं ना, प्रधानमंत्री का काम सिर्फ चुनावी प्रचार करने का है क्या? एक बात आप मुझे बताइए, ये प्रधानमंत्री सिर्फ जगह जगह जाकर चुनावी प्रचार और चुनावी रैलियां करते हैं। देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, देश के अंदर आग लग रही है, कहीं देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं कहाँ हो रहे है। हैं कुछ? दो नौजवान, सुन लीजिए, सुनते रहिए, दो नौजवानों को गौरक्षा के आरोप में जलाकर मार दिया जाता है गाड़ी के अंदर, प्रधानमंत्री जी उस पर कोई सुध नहीं रहते। क्या प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया? आपने देखा होगा कि कानपुर के पूर्वांचल के देहात के अंदर एक माँ और बेटी को जलाकर किस तरीके से बुलडोजर चलता रहा और दूसरी ओर माँ और बेटी जल के मरते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई वहां पर संज्ञान लिया? प्रधानमंत्री जगह जगह रैलियां करते हैं और उनको कुछ नहीं करना। रैलियां जब खत्म हो जाती है, कहीं कोई चुनाव नहीं होता, तो ये जनाब अपना झोला पैक कर कर विदेशों की यात्रा पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, इस देश के नौजवानों को, अभी एक जगह में गया तो वहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि भैया इतने 1000 करोड़ नौकरियां, या मतलब इतने करोड़ नौकरियां। तो मैंने पूछ लिया कि भैया बताइए, आपने पोस्टर लगा रखा है, आपकी दुकान के बाहर पोस्टर लगा हुआ है, जरा सवाल का जवाब दीजिए कि आपने जो लिख रखा है कि भैया 10 लाख या 5 लाख ये नौकरियां जो निकल रही हैं, कहाँ निकल रही हैं, कौन से सेक्टर में निकल रही हैं? कभी आपने सरकार से सवाल किया है कि सरकार जो वादे करती है, सरकार जो कहती है हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, इतने करोड़ हमने रोजगार दिया है, जरा ये बताइए कौन से सेक्टर में आपने रोजगार दिया है? आपको पता होगा कि महाराष्ट्र का एक किसान अपनी प्याज को बेचने के लिए जाता है और आप सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसको सिर्फ 2 रुपए का मुनाफा होता है, वो इतनी दूर अपनी प्याज को बेचने के लिए जाता है। एक और किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, दूसरी ओर देश का किसान सिर्फ 2 रुपए कमा रहा है। ये सिर्फ एक किसान की बात है जिसकी हकीकत आपके और मेरे सामने आ गई। ना जाने ऐसे कितने किसान हैं जो मजबूरी से लाचार होकर आत्महत्या कर लेते हैं। भाई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा कुछ, ऐसी बात, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा कुछ। अरे भैया कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जरा ये बताइए। वो इतनी दूर प्याज बेचने के लिए गया कि उसका इतना किराया भाड़ा लग गया कि उसको 2 रुपए का मुनाफा हुआ। ये बताइए ना, आप सोच के देखिए, क्या 2 रुपए तनख्वाह अगर देश के प्रधानमंत्री जी को मिले, खैर प्रधानमंत्री 2 रुपए में नहीं चला पाएंगे काम, क्योंकि प्रधानमंत्री तो भैया 10 लाख का सूट बूट पहनने वाला आदमी है। ये देश के इंटरनेशनल फकीर है, फकीर बहुत देखे होंगे आपने, ये देश के इंटरनेशनल फकीर हैं। ये ऐसे फकीर हैं जो 10 लाख का सूट पहनने के बाद भी आज तक फकीर के फकीर हैं, गरीब के गरीब हैं, गरीब माँ के बेटे हैं। भले ही 10 लाख का सूट पहने, चाहे करोड़ों रुपए की विदेश यात्रा करें, चाहे फिर देश की जनता को चूना लगाएं, लेकिन ये गरीब माँ के बेटे हैं। देख लीजिए आज देश की स्थिति इतनी खराब है, नौजवान जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको लाठी और डंडे से मारा जाता है। इस देश के अंदर शिक्षा मांगने वालों के ऊपर लाठी डंडे चार्ज करे जाते हैं। शिक्षा के बजट में शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान नहीं किए जाते हैं। देश की सरकार देश के नौजवानों को सिर्फ एक चीज कह रही है कि भैया आप या तो बजरंग दल ज्वाइन कर लो या आरएसएस ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप मुसलमान के खिलाफ बयान देते रहो, उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहो, बस आप शिक्षा मत मांगो, जो आपकी फंडामेंटल राइट है, आपका अधिकार है, वो मत मांगो आप। ये लोग पहले तो अच्छा है ना, आरएसएस में ज्वाइन होंगे तो राष्ट्रवादी बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, सरहद पर जाएंगे। सुन लीजिए, अगर ये राष्ट्रवादी बनने वाली बात है तो एक बात आप मुझे बताइए, गृह मंत्री का बेटा जय शाह आरएसएस के अंदर क्यों नहीं जाता सुबह सुबह निक्कर पहन के? जरा बताइए ना। शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश से वकालत की पढ़ाई क्यों कर रहा है, वो सुबह सुबह निक्कर पहन के आरएसएस में क्यों नहीं जाता? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी की बेटी आरएसएस में क्यों नहीं जाती? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के और भी तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री, उनके बच्चे आरएसएस में क्यों नहीं जाते? सिर्फ आपके बच्चों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है। मैं आपसे 2 मिनट कहूंगा कि आप लोग बीच में ना बोलें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की एक राजनीति हो रही है और इस देश को तोड़ने की राजनीति हो रही है। इस देश के 4 भाई एक साथ रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आज उनके ऊपर, उनके बीच में फूट डालने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद सरकार का आप दिमाग देखिए कितना तेज है। सरकार कहती है कि हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, दूसरी ओर सरकार ने कुछ ऐसे छटपुंजिया लोगों को छोड़ रखा है जो कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको संविधान पसंद नहीं आ रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि खुलेआम वो डरते भी नहीं है तमंचे लहराने से और बयान भी बदलवा देते हैं। इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की आड़ में
सबसे ज्यादा हिंदू घर परिवार के लोगों को ही मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? किसे कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहां पर सब लोग प्रेम से रहे, और भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तात्पर्य ये है कि यहाँ हिंदू रहते हैं, सनातन धर्म के लोग रहते हैं, और आप लेकिन उनको बांटने का काम करते हो। आप हिंदुओं को भी बांटते हो, ब्राह्मण के नाम पे, शूद्र के नाम पे, वैश्य के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे। जब सुनिए, अब जब वोट की बात आती है तब कहते हैं कि भैया सीने से बड़ी कोई छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और वोट के टाइम पर से ये वोट के टाइम पर कहते हैं। उसके बाद में इनका ये जो है, इस देश के अंदर दलितों को ये राइट नहीं देते, एक समान अधिकार नहीं देते, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते, और ये कैसे बात करते हैं हिंदुओं को एक करने की? ये कोशिश कभी भी इनकी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा रखते हैं, और इस देश के अंदर चाहे स्वर्ण हो, दलित हो, कोई ना तो कोई स्वर्ण है ना कोई दलित है, सब भारतीय हैं और सब भारत देश के नागरिक हैं। ना कोई इस देश में हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। मैं जैसे ये कहते हैं ना कि क्या कहते हैं सीने से बड़ी कोई छाती नहीं होती, तो मैं इस पे ये कहूंगा कि सीने से बड़ी कोई छाती नहीं होती, और भारत देश से बड़ी, भारतीय से बड़ी कोई जाति नहीं होती। आपके लिए सबसे बड़े गर्व की बात और गौरव की बात है कि आप भारत देश के नागरिक हैं और आप भारतीय हैं। आपको गर्व होना चाहिए और आपको छाती चौड़ी करके कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूं। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं भैया मैं गंगू तेली हूं या राजा भोज हूं या क्या हूं क्या नहीं हूं। ठीक है, मोदी जी जिस प्रकार से जनता को कहते हैं भारतीय हैं जी, फिर जुनैद और नासिर को तो मारा गया उसी नाम पे ना, मुस्लिम होने की वजह से ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग पहले भी हुई, हाँ। लेकिन सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है इस देश के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।